स्टूडेंट, मैं किरण सिंह क्लास 9th के लिए हिस्ट्री। मैं चैप्टर 2 पढ़ा रही हूँ, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसके पहले मैं आपको 4 पार्ट दे चुकी हूँ, 5वां भाग अब मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसके पहले थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दूंगी कि रूस में होने वाले परिवर्तनों, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इन परिवर्तनों के बारे में आपको मैंने बताया है। इसके अलावा रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल समूह के लोग क्या क्या सोचते थे, बोल्शेविक कौन थे, इनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अब उसके आगे की जानकारी मैं आपको दूंगी। यहाँ से आता है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। हाँ, 2 क्रांतियों के लिए मशहूर है, जैसे कि आपको पता है, अक्टूबर की क्रांति और फरवरी की क्रांति। तो यहाँ पर थोड़ा सा फरवरी क्रांति के बारे में जानते हैं। 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। जैसा कि युद्ध में होने के कारण अनाज सारा का सारा सैनिकों के पास चला जाता था, जिसकी वजह से रूस में खाने तक की परेशानी हो गई थी। तो इस वजह से ये बात कही गई है। जनता में स्टेट के आधार पर ही शहर की बनावट तय की गई थी। यानी फिर से वही बात, जिस प्रकार से फ्रांस में स्टेट के आधार पर 3 श्रेणियों के आधार पर उनके मकान डिवाइड किए गए थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी किया गया था। नेवा नदी के दाएं तट पर मजदूरों के क्वार्टर, ध्यान दीजिएगा, नेवा नदी के दाएं तट पर मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने, बाएं तरफ फैशनेबल इमारतें, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर किस तरह से स्टेटस को बांटा गया था। यानी नदी के एक तरफ मजदूर वर्ग और नदी के दूसरे तरफ समृद्ध वर्ग रहते थे। ड्यूमा की बैठक का महल भी बाएं तरफ था, यानी समृद्ध वर्ग की तरफ। फरवरी से मजदूरों के खाद्य पदार्थ में भारी कमी आ गई थी। कारण वही था कि प्रथम विश्व युद्ध में भेजे जाने के कारण यहाँ पर खाद्य पदार्थ की कमी आ गई थी। ठंड कुछ ज्यादा ही उस साल थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी हो रही थी। संसदीय प्रतिनिधि ड्यूमा को भंग करना नहीं चाहती थी, इसलिए जार की कोशिशों का विरोध कर रही थी। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जार जो था वो अपने मन मुताबिक ड्यूमा में लोगों को भर रहा था, यानी रूढ़िवादी लोगों को भर रहा था। अब वो चाहता था कि सारा डिसीजन, सारा निर्णय जार के द्वारा लिया जाए, इसकी वजह से ड्यूमा को हटाया जाए। ये कोशिश अब ड्यूमा की थी कि वो भंग न होने पाए। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अब इन सब स्थितियों में एक दिन ऐसा आया कि 22 फरवरी को तालाबंदी घोषित कर दी गई थी। फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूर ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। अब इसके पहले मैंने बताया था कि औरतों की स्थिति, वहां पर सामाजिक स्थिति उनकी बहुत दयनीय थी, लेकिन फैक्ट्री में काम करने की वजह से उसका नेतृत्व भी करने लगी थी। और इसी नेतृत्व के आधार पर जिस दिन ये नेतृत्व हुआ था, उसी दिन बाद में इसी दिन को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस आंदोलन को कोई भी राजनीतिक पार्टी संगठित और संचालित नहीं कर रही थी, क्योंकि ये मजदूर वर्ग के द्वारा संबंधित थे। अभी तक फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल ने इसका समर्थन नहीं किया था। बाएं तरफ से इमारतों को जब मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। अब सरकार को कोई ना कोई डिसीजन लेना था, तो उसका मद्देनजर ये लिया गया कि उसे पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया। 24 और 25 जनवरी को ये कुछ डेट दिए गए हैं, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। 24 और 25 को फिर इकट्ठा हुए सरकार, यानी मजदूर फिर से इकट्ठा हुए। अब सरकार के द्वारा घुड़सवार सैनिकों को और पुलिस को तैनात कर दिया गया, ताकि वो उन्हें तितर बितर, यानी मजदूर की भीड़ को तितर बितर कर सके। 25 को ड्यूमा बर्खास्त कर दी गई, यानी जार जो चाहता था उसने वो कर दिया। अब 26 को देखिए, 24 और 25 को ये हुआ था। अब 26 को प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में बाएं तट पर इकट्ठा हो गए। इसके पहले मैंने आपको वहां की स्थिति के बारे में बताया था। स्थिति के आधार पर मैंने आपको ये भी बताया था कि बाएं तरफ फैशनेबल यानी समृद्ध वर्ग के लोग रहते थे। अब वहां पर बाएं तट पर सभी लोग इकट्ठा हो गए, यानी किधर, समृद्ध वर्ग की तरफ। 27 को पुलिस मुख्यालयों पर हमला कर दिया गया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, नारेबाजी लगाना, सरकार द्वारा फिर सैनिकों को तैनात करना। सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। सिपाहियों द्वारा बैरक में इनकार कर दिया गया कि वो किसी भी प्रकार के मजदूरों को पर गोलियां नहीं चलाएंगी। अब सिपाहियों द्वारा ये किया गया कि वे संगठित होने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने ही ऑफिसर पर गोली चला दी। यहाँ देखिए दिया है, सिपाहियों द्वारा बैरक में अपने ही अफसर पर गोली चला दी गई। तीन दूसरे सैनिकों ने
प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार, रेजिमेंटों द्वारा 3 दूसरे रेजिमेंटों द्वारा भी बगावत कर दी गई, सिपाही भी मजदूरों के साथ मिलकर सोवियत, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, सोवियत यानी रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन यानी स्वयं के द्वारा चलाने वाले संगठन या परिषद का गठन करने के लिए ड्यूमा की जहां बैठक होती थी इकट्ठा हुआ, यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। प्रतिनिधियों द्वारा जार से मिलने जाना, अब यानी सैनिक क्योंकि मजदूरों से आके मिल गए थे, अब इसका प्रतिनिधित्व यानी जो भी इस मोर्चे का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इस हड़ताल का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो सब जार से मिलने गए। जार को इन लोगों ने सलाह दी कि राजगद्दी छोड़ दे। कमांडरों की बात मानकर 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी, यानी जार ने 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं द्वारा, सोवियत किसका था ध्यान दीजिएगा, सोवियत था सिपाहियों और मजदूरों का संघ, और ड्यूमा के नेताओं द्वारा जो कि जार के द्वारा भंग किया गया था, देश का शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार बना ली गई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। अब तीसरे का 3.1 देखते हैं, फरवरी के बाद, अब इसकी ये क्रांति जो हुई थी उसके बाद की स्थिति के बारे में हम लोग जानते हैं। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति, प्रभावशाली, उदारवादी और समाजवादी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा और पर से पाबंदी हटा दी गई थी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन का रूस लौटना, यानी बोल्शेविक के जो नेता थे वो उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, जिसके फिर उसने जब जार गद्दी पर से हटे तो वो वापस फिर से आ गए। बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार सोवियत को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। दूसरा, युद्ध समाप्त हो गया, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी गई। यहाँ पर ये 3 चीज इसलिए बताया गया है कि लेनिन यानी बोल्शेविक इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दे रहे थे, यानी युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दिया जाए और सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। यही लेनिन का अप्रैल थीसिस कहा जाता है। 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन के अनुसार अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरानी, यानी इन सब का संबंध, आखिर ऐसा प्रस्ताव बोल्शेविक यानी लेनिन ने क्यों किया था, सबको इस चीज को जानकर काफी हैरानी हुई। समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया था, अंतरिम सरकार को ही समर्थन देना पड़ा। कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाने लगी। कमेटियों के माध्यम से फैक्ट्री मालिकों के तौर तरीकों में सवाल उठने लगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इंस्पेक्टर के द्वारा भी फैक्ट्री पर पूरी तरह से यानी नहीं रखी, उन पर फैक्ट्री मालिकों पर उन पर नजर नहीं रखी जा पा रही थी। तो अब जब ये संगठन बनने लगे, मजदूरों का संगठन बनने लगा, तो मालिकों के ऊपर उनके तौर तरीकों पर सवाल उठने लगे। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। अंतरिम सरकार की ताकत कम और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। मजदूरों द्वारा फैक्ट्री चलाने की कोशिश को रोका गया। मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित आंदोलन का दमन कर दिया गया। कई नेताओं को भागना या छिपना पड़ा। समाजवादी क्रांतिकारियों के कारण जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि बोल्शेविक मजदूर वर्ग के पक्ष में थे, इस वजह से ये सारी स्थिति आने लगी। अब दूसरा देखते हैं, अक्टूबर 1917 की क्रांति। अभी हमने फरवरी क्रांति देखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात को। अक्टूबर 1917 की क्रांति, अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों में टकराव हो गया। अंतरिम सरकार कौन कौन थी आपको ध्यान होगा, यहाँ पर बताया भी गया था कि अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति, प्रभावशाली, उदारवादी और समाजवादी निर्वाचित सरकार थे, और बोल्शेविक अकेले थे, यानी लेनिन की जो सरकार थी। बोल्शेविकों में टकराव पैदा हुआ। लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही की आशंका होने लगी, यानी उन्हें ये सोच होने लगा कि जार जिस तरह से तानाशाह करता था, ठीक उसी प्रकार से अंतरिम सरकार भी करेगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह की
चर्चा शुरू कर दी। बोल्शेविकों को इकट्ठा किया जाने लगा। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी की सत्ता पर कब्जा कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ। संकट की आशंका के कारण प्रधानमंत्री केरेस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए थे। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा कर लिया। टेलीफोन और टेलीग्राम दफ्तरों पर नियंत्रण कर लिया गया। विंटर पैलेस की रक्षा के लिए सरकार समर्थनों से सैनिकों का रवाना कर दिया गया। क्रांतिकारी समितियों द्वारा आदेश सरकारी कर्मचारी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया। मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अरोरा नामक युद्धपोत द्वारा विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी गई। पेट्रोग्राद में नेवा के रास्ते, नेवा ध्यान रखेंगे, नेवा क्या था, एक नदी थी। नेवा के रास्ते सैनिक ठिकानों का अपने कब्जे में ले लिया गया। पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक शुरू हो गई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन कर दिया। बगावत होने लगी, जमकर गोलाबारी, खासतौर से मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण होने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि रूस पर अब बोल्शेविकों यानी लेनिन का प्रभाव अधिक बढ़ने लगा। अब इस भाग 5 के मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी, जो आपको उत्तर उसके अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। पहला है, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति का विवरण दीजिए, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। व्लादिमीर लेनिन के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो भी शुरू से लेकर अंत अभी तक आपने जो भी उनके बारे में पढ़ा है, सारी जानकारी आपको इसमें देनी है। अप्रैल थीसिस क्या थी, ये 3 थे। थोड़ा सा संक्षेप विवरण इसका दे दीजिएगा। अक्टूबर 1917 की क्रांति का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये भी यहाँ पर बताया गया है, आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के बारे में जान लिया है। अब अक्टूबर के बाद, फरवरी क्रांति के बाद जैसे क्या हालात थे रूस में, उसके बाद की स्थिति, अब अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में क्या स्थिति थी ये जानेंगे। अक्टूबर के बाद क्या बदला। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थे। भाई उनका मानना था कि अगर निजी संपत्ति किसी के पास जरूरत से ज्यादा इकट्ठी होगी तो वो सिर्फ स्वयं के बारे में सोचेगा, किसी अन्य के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बढ़ने के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में नहीं। इसीलिए वो उसके अत्यधिक खिलाफ थे। उद्योगों और बैंकों का 1917 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जमीन को सामाजिक संपत्ति मान लिया गया। किसानों को सामंती की जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी गई। यहाँ पर इस बात को ध्यान दिया जाएगा कि सामंतों के द्वारा इकट्ठा की गई जमीन को किसानों द्वारा ले लिया गया था। शहरों में बोल्शेविक ने मकान मालिकों को पर्याप्त हिस्सा देकर बाकी हिस्से को बेघरबार या जरूरतमंद को दे दिए। यानी कहने का मतलब ये था, जिसके पास आवश्यकता से अधिक जमीन था या मकान था, उसका किसी न किसी तरह से गरीब लोगों में बांट दिया गया। अभिजात्य द्वारा पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी गई। सेवा और सरकारी अफसरों की वर्दियों में परिवर्तन कर दिया गया। 1918 में परिधान प्रतियोगिता, जिसमें सोवियत टोपी बुदियोत्स्का का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। इसके पहले ही मैंने बताया था कि लेनिन उसका यानी बोल्शेविक का नाम बदलना चाहता था, जो यहाँ पर यानी अक्टूबर के बाद उसके कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। 1917 में बोल्शेविकों द्वारा चुनाव कराया गया, परंतु उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली द्वारा बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। लेनिन द्वारा असेंबली बर्खास्त कर दी गई। अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था। मार्च 1918 में अन्य पार्टियों के असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोस में जर्मनी में से संधि कर ली। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के चुनाव के लिए बोल्शेविक एकमात्र पार्टी रह गई। देश की संसद का दर्जा उन्हें प्राप्त हुआ। एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश यानी रूस, बोल्शेविक अकेला पार्टी बन गया, जिसकी वजह से एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश रूस हो गया। ट्रेड यूनियन पर पार्टी का नियंत्रण हो गया, यानी मजदूरों के द्वारा बनाई गई यूनियन पर अब बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। गुप्तचर विभाग द्वारा पार्टी की आलोचना करने वालों को सजा दी जाती थी। यानी बोल्शेविक के खिलाफ जो कुछ जाता था तो गुप्तचर के विभागों के द्वारा उन्हें सजा बता दिया जाता, बोल्शेविक के नेता को बता दिया जाता था, जिसके द्वारा उन्हें सजा दी जाती थी। युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित होने लगे।
थोपी गई सेंसरशिप के कारण लोगों का पार्टी से मुंह भंग हो गया। फिर सेंसरशिप आ गया, इसके पहले भी एक बार आया था, याद होगा अगर आपको। तो सेंसरशिप का मतलब यानी जब हर एक सेंसरशिप अखबारों पर, मीडिया पर, हर एक चीज पर सेंसरशिप लगानी, यानी जब तक सरकार अनुमति न दे तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी अखबार बिना पार्टी के सहमति के बिना वो समाज में नहीं आ सकता था। गृह युद्ध, अब यहाँ पर अक्टूबर क्रांति के बाद का गृह युद्ध यानी रूस में उस समय की स्थिति के बारे में बता रहा है। बोल्शेविकों द्वारा जमीन का पुनर्वितरण का आदेश दिया गया, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था कि सामंतों के द्वारा इकट्ठा की गई जमीनों को किसानों के द्वारा कब्जा कर ली गई, तो यहाँ पर जमीन का पुनर्वितरण का आदेश दिया, तो रूसी सेना टूटने लगी। कहने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि रूसी सेना एक किसानों से ही संबंधित थे, तो वो उस पुनर्वितरण में अपनी जमीन को बढ़ाने के लिए घर जाना चाहते थे, क्योंकि ज्यादातर सिपाही किसान थे। अन्य पार्टियों द्वारा बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की जाने लगी। अन्य नेताओं द्वारा दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगी, यानी अब रूस में बोल्शेविकों के खिलाफ भी विद्रोह होने की संभावना होने लगी। 1918-1919 रूस पर जार समर्थकों और सामाजिक क्रांतिकारियों, जार समर्थकों को व्हाइट्स और सामाजिक क्रांतिकारियों को ग्रीन्स कहा जाता है। सामाजिक क्रांतिकारियों का ही नियंत्रण हो गया। फ्रांसीसी, अमेरिका, ब्रिटिश, जापान का समर्थन मिला। वे रूस को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। कोई भी देश एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, तो यहाँ पर भी वही स्थिति आई थी। इस गृह युद्ध के दौरान रूस में लूटमार अत्यधिक मात्रा में होने लगी, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण समाज में भी अस्थिरता फैलती जा रही थी। डकैती और भूखमरी जैसी समस्या बड़े पैमाने पर होने लगी। व्हाइट्स यानी जार समर्थक, व्हाइट्स निजी संपत्ति के हिमायती थे। यहाँ पर ध्यान देना, व्हाइट्स निजी संपत्ति के हिमायती थे और बोल्शेविक निजी संपत्ति के व्यवस्था के खिलाफ थे। जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया गया, यानी बोल्शेविकों ने जिन्हें किसानों को सामंतों की जमीन रखने की दी गई थी, अब व्हाइट्स ने यानी जार समर्थकों ने जिन लोगों ने सामंतों की जमीनों पर कब्जा किया था उसके खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया। इन हरकतों के कारण गैर बोल्शेविकों का समर्थन कम। 1920 तक रूस पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। गैर रूसी राष्ट्रवादियों और जदीदियों की मदद से कामयाबी मिली। मध्य एशिया स्थित खीवी में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर दिया। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक क्या चाहते हैं। दूसरा, समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जारी रखा। इसके पहले की अप्रैल थीसिस के बारे में मैंने आपको बताया है, वही यहाँ पर किया गया। समाजीकरण किए गए, खेती पर किसानों को खेती की हुई। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसरों द्वारा अर्थव्यवस्था किस तरह से काम कर सकती है, ये 5 साल के लिए लक्ष्य तय किए गए, यानी उसकी रूस की आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, जिसे पंचशील योजना कहा जाता है। हमारे देश में भी ये लागू है, तो उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई, यानी 5 साल के लिए लक्ष्य तय किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। 2 योजनाएं 1927 से 1932 और 1933 से 1938, यानी 5 सालों के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। 5 सालों के लिए लागू होने के कारण ही पंचवर्षीय योजनाएं कहलाती हैं। 2 योजनाओं में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कीमतें स्थिर कर दी गई। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को गति मिली। प्रथम पंचवर्षीयों में तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% की वृद्धि हुई। औद्योगिक शहर अस्तित्व में आने लगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर खेती की व्यवस्था जाती है, कृषि प्रधान समाज था, लेकिन अब औद्योगिक विकास होने लगे। तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां खराब हो गई। मैनीटोबार शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा हो गया, किंतु मजदूरों की बड़ी सख्त जिंदगी बितानी पड़ी थी। इसके कारण पहले ही साल 550 बार काम रुका था। अब इस काम न रुके, इसके लिए फैक्ट्री मालिकों ने क्या क्या प्रबंध किए यहाँ पर देखिएगा। लागू की गई फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए
खास इंतजाम किए जाने लगे। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोलना की शुरुआत की गई। यानी इस प्रकार की स्थिति, यानी 3 साल में एक इतने बड़े संयंत्र का निर्माण कर देना कोई छोटी बात नहीं थी। इसके लिए कारखाने मालिकों को भी कई व्यवस्था मजदूरों के लिए करनी पड़ी। तो ये सब व्यवस्था उनके अंतर्गत की गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा, यानी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य सेवा बहुत जरूरी था, सस्ती ही सही वहां पे शुरुआत की गई। रिहायशी मकान बना के दिए गए। सरकारी संसाधन सीमित होने के कारण सारी जगह कोशिश एक सी नहीं थी। यानी कहने का तात्पर्य ये था कि सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन हर जगह सरकार की व्यवस्था एक सी नहीं होती है, तो यहाँ पर भी नहीं थी। तो हर एक जगह के लिए ये बात नहीं कही जा सकती कि ये व्यवस्था रूस में हर जगह पर्टिकुलर जगह सेम हो, ऐसा नहीं था। हर एक जगह इसकी व्यवस्था अलग अलग प्रकार से की गई थी। जैसे जैसे यानी सरकारी संसाधन जिस मात्रा में मिलते थे उस मात्रा में यहाँ की व्यवस्था की गई थी। अब इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। अक्टूबर क्रांति के बाद के हालातों के बारे में बताएं, यहाँ पर बताया गया है, आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। गृह युद्ध में बोल्शेविकों के हालातों की जानकारी दीजिए। समाजवादी का निर्माण करते समय के हालात की जानकारी दीजिए। यहाँ पर दिया गया है समाजवादी समाज का निर्माण, ये भी संक्षेप में आप लोग लिख लीजिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। पढ़ाऊंगी। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसानों के द्वारा सामंतों की जमीनों को जो हड़प लिया जा रहा था, उसकी शुरुआत अब एक तबाही से शुरुआत होने लगी थी। 1927-1928 के आसपास, 1927-28 के आसपास, ये डेट याद रखिएगा, रूस के शहरों में अनाज की भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उनसे ज्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। फिर से तबाही की शुरुआत जो थी अब हो चुकी है। पहले की सरकार, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें सारा अनाज सैनिकों के पास चला जाता था, जिसकी वजह से रूस में खाने की अत्यधिक कमी पैदा हो गई थी। अब सरकार के द्वारा तय की गई कीमत पर वो अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से भी भारी तबाही का सामना रूस को करना पड़ा। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। यानी अब लेनिन जो कि बोल्शेविक का नेता था, उसके बाद स्टालिन ने ये कमान संभाली। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। उनका यानी स्टालिन का ये था कि बड़े किसानों के द्वारा अनाज, यानी वो सोच रहे थे कि किसानों के अनाज का दाम और अधिक बढ़ेगा तब वे अनाज को बाहर निकालेंगे। स्टालिन ऐसा नहीं चाहता था, वो चाहता था कि समाज में वो अनाज निकलकर सामने आए। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जमकर अनाज खरीदा। कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे, यानी व्यापारियों का एक समूह। रूस में संपन्न किसानों को कलूक कहा जाता था। कहा है ना कि किसान, यानी संपन्न जो किसान होते थे उन्हें कुलक कहा जाता। संपन्न किसानों को कुलक। कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला किया गया। अब ये सामूहिकीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये है क्या। फैसला किया गया। इस फैसले के पक्ष में तर्क दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं, यानी खेतों का सामूहिकीकरण, यानी जैसा कहा जाए यहाँ पर ये 4 भागों में जो बांटा गया है, इसे 4 भागों में न बांटकर सिर्फ एक खेत बनाना, इसे ही सामूहिकीकरण का नाम दिया गया। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना,
पड़ा। किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। फिर से वही बात, यानी ये एक्चुअल सही भी है कि ऐसे यानी एक भाग बनाया जाए, उसमें 4 हिस्से किए जाए, तो इसमें यंत्रों का इस्तेमाल यानी मशीनों का इस्तेमाल थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन चारों का एक भाग ही बनाया, जिसकी वजह से इन पर मशीन का इस्तेमाल, खेती में काम करने वाले मशीन का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता था। इस वजह से ये राजनीतिक दृष्टि से सफल माना गया। इसी के बाद स्थानीयकरण का सामूहिक कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। यानी सामूहिकीकरण किया गया और किसान इस सामूहिक खेतों में काम करते थे। अब इसके यानी इसमें जो बढ़ता था आर्थिक मदद मिलती थी, उसमें किसानों और सरकार दोनों को हिस्सा दिया जाता था, उसके मुनाफे को। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच 1929 से 31 के बीच इस मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। जब वे अपने जानवरों को मारने लगे तो इस बीच में इनकी संख्या यानी मवेशियों की संख्या घटने लगी। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर है और न ही समाजवाद के विरोधी हैं। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रहनी थी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि हुई, बल्कि 1930 से 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि स्टालिन की सरकार भी एक तरह से निरुपयोगी ही साबित हो रही थी। स्टालिन और उसके सहयोगी ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं था। यानी सरकार के खिलाफ उस समय जो भी जाता था वो इसका विरोध करने लगे थे। अब यहाँ पर इसका प्रश्न उत्तर दूंगी। स्टालिनवाद कौन थे, उनके किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। स्टालिनवाद कौन थे और उनके किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। सामूहिकीकरण क्यों किया गया, ये दोनों सवालों के जवाब आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। इसमें है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, यानी जो भी घटनाएं रूस में घटी उसका विश्व के स्तर पर क्या प्रभाव हुआ, ये हम लोग इसमें देखेंगे। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। भाई जिस प्रकार से उन्होंने अप्रैल थीसिस बनाया या जो भी कार्य उन्होंने मजदूर संगठन के लिए किया, यूनियन संगठन पे रोक लगाई, आखिर ये सब जो भी किया, इस पर यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों को एक नई उम्मीद जगा दी थी। यानी कहने का तात्पर्य ये था कि तीसरे स्टेटस के लोगों का समाज में भी कोई दर्जा है, ये बोल्शेविकों के द्वारा बताया गया। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस पर यानी इसका विश्व पर काफी प्रभाव भी पड़ा। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कम्युनिस्ट बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि बोल्शेविकों के द्वारा जो भी रूस में काम किया गया वो वैश्विक स्तर पर नहीं, विश्व स्तर पर काफी प्रभाव छोड़ गया। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है।
विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहां के नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। यानी जो संविधान की तरफ से नागरिकों के मूलभूत अधिकार होते हैं वो एक तरह से खत्म किए जा रहे थे और विकास परियोजनाओं का दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम कर रह गई थी। हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया। कहने का तात्पर्य इतना है कि बोल्शेविक के द्वारा समाज के लिए, रूस के समाज के लिए जो भी कार्य किए गए वो तो ठीक थे, यानी तीसरे स्टेटस को ऊपर उठाने का कार्य उन्होंने जो किया था वो बहुत हद तक सफल भी हुआ। लेकिन इसके साथ ही साथ उसने यूनियन पर जो रोक लगा दी थी, यानी यूनियन संगठन बनाने के लिए रोक लगा दी गई थी, उसके खिलाफ जो भी जाता था गुप्तचर के द्वारा उन्हें सजा दी जाती थी। इन सब के कारण यानी एक तरह से नागरिकों के मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार जिसे कहा जाता है, उसका हनन किया था। इस बात को भी विश्व समाज देख रहा था। औद्योगिक क्षेत्रों में विकास हो रहा था, कृषि की उपजाएं बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो ये रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव खत्म हुआ। अब यहाँ पर हम लोग उसके अभ्यास प्रश्न के बारे में जानते हैं। रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 के पहले कैसे थे? ये शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था, इसका डिटेल भी बताया था। ये आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। ये अभ्यास प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसमें से कहीं से भी है ये। 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी? ये भी आपको उसी यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जब आप पढ़ेंगे तो किस प्रकार से अन्य देशों की तुलना में भिन्न थी। मैंने फ्रांस के साथ इसकी तुलना करते हुए आपको पढ़ाया भी था। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सवाल का जवाब दीजिएगा। 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया था? ये भी आपको अब पढ़ाया गया है, ये उत्तर लिख लीजिएगा। 2 सूचियां बनाइए, एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभाव को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभाव को दर्ज कीजिए। ये 2 अंतर स्पष्ट करो की तरह बनाइएगा, यानी एक तरफ फरवरी क्रांति और दूसरी तरफ अक्टूबर क्रांति, उसके होने वाले प्रभाव यानी उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, ये सब आपको डिटेल में लिखना है। बोल्शेविकों के अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, समाज में कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए थे, ये भी आपको लिख लेना है। निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है, 4 से 5 लाइनों में आप इसे लिख लीजिएगा। कुलक, ड्यूमा, 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार, यानी जितना भी आपको जानकारी है वो इसमें लिख लीजिएगा। उदारवादी, ये 3 समूह थे, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो खैर मैंने इसके क्वेश्चंस आपको उसके बीच में बताया है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है तो आप लोग 2 से 3 लाइनों में लिख लीजिएगा। स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बता दिया है, लेकिन क्योंकि यह अभ्यास प्रश्न में है इसलिए इसका भी आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। धन्यवाद। यहाँ पर आप